सुप्रभात। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माता सरस्वती जी के वंदन के साथ ही हम अपने अध्ययन कार्य को प्रारंभ करते हैं और जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित निबंधात्मक शैली में लिखे गए बाजार दर्शन नाम के अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो आप इस पहले प्रश्न के उत्तर को कुछ इस तरह से जानें कि बाजार का जादू चढ़ना क्या है, बाजार का जादू उतरना क्या है और इसका मनुष्य पे असर क्या पड़ता है। तो आप अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जब आदमी का मन खाली हो और जेब भरा हो तो बाजार का जादू काम करता है। यानी बाजार कुछ ऐसे आकर्षण के साथ आपके सामने पेश होता है कि आप अपनी आवश्यकता को न ध्यान में रख करके बल्कि आवश्यकता आपके अंदर जगाता है वो बाजार, और आप अपनी पास की वस्तुओं में पर्याप्तता महसूस नहीं करते, उनको पर्याप्त नहीं मानते और अधिक वस्तुएं बाजार से लाने की कोशिश करते हैं। यह अधिक वस्तुओं का बाजार से ले आना, उसके तरफ लालायित होना, ललचाना और अपने पैसे को नाजायज तौर पे खर्चा करना, यही बाजार का जादू चढ़ना। अर्थात आप एक लाइन आई उसमें देखे होंगे, उसमें कहा गया है कि ऐसा सजा सजा के रखते हैं कि बेहया ही हो जो न खरीदे। यानी बाजार सजा के रखा है इसलिए हम खरीद के ले आते हैं। तो ये बाजार का जादू। बाजार आमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूटो, मैं आपके लिए ही हूं। और बाजार का जादू उतरना क्या है? जब आप ये समझ लोगे कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसके बाद की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए और आप केवल ज़रूरत की चीज़ लेके लौट आओगे और अपने पैसे को नाजायज में नहीं जाने दोगे, तो ये बाजार के जादू का उतरना है, जिससे भगत जी को पता है बाजार तब तक सार्थक है जब तक उस बाजार में जीरा और नमक मिलता है चूरन के लिए। अन्यथा अगर वो चीज़ें वहाँ मिलनी बंद हो जाएं तो वहाँ वो कदापि नहीं जाएंगे। उनको ये पता है कि कितनी चीज़ों की आवश्यकता मुझे है, उससे अलग चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वो बाजार में पड़ी हैं, पड़ी रहें, उनके प्रति लालच के भाव उनके अंदर नहीं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे कुछ ऐसे है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सशक्त पहलू उभर करके सामने आता है। तो वो कुछ ये है कि भगत जी के लिए बाजार सार्थक है। क्यों? क्योंकि वे जिस वस्तु को लेने के लिए गए हैं वह वस्तु एक पंसारी की दुकान पे मिलती है और इसलिए बाजार में जाना। भगत जी का एक और पहलू है। बाकी सारी सामानें जो मार्केट में हैं, बाजार में हैं, सजा करके रखी गई हैं, उनको देखने के बाद इनके अपने अंदर, अपने पास में उपस्थित वस्तुओं के प्रति कोई हीन भावना नहीं। ऐसा नहीं कि इनके पास वाली वस्तुएं कमतर हैं, उतनी उम्दा नहीं, उतनी बेहतर नहीं हैं और ये बाकी वाली को भी खरीद के ले जाए, ऐसे भाव कभी नहीं आते। पूर्णता का भाव है। मन इनका भरा हुआ है, जेब खाली भी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन से संतुष्ट हैं। संतोष होना बहुत बड़ी बात है। संतुष्टि का न होना ही सारे समस्याओं का जड़ है। क्योंकि कहा भी गया है, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कभी कभी आप व्यंग्य में भी सुनते हैं, कहा हुआ मिलता है कि आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई। तो अगर आवश्यकता भर की चीज़ें ही रखो आप तो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं होती। लेकिन अगर ख्वाहिशों को आप आवश्यकता का नाम दे करके चलने लगोगे फिर तो उनका पूरा होना बादशाहों की नहीं हुई तो आपकी हमारी क्या होगी। तो भगत जी का ऐसा सशक्त पहलू है, ये जानते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और उसी की हमको ज़रूरत है। जब तक इनके
उपयोग की वस्तु है तब तक के लिए इनके लिए बाजार है। और बाजार को देख करके अपने मन में कोई हीन भावना भी नहीं है। आंखें भी नहीं बंद किए हैं कि बाजार को देख ही नहीं रहे हैं इसलिए नहीं खरीदते, आंखें खुली हैं, सबकी दुआ सलामी भी लेते हैं। ये भगत जी के जीवन का बहुत बड़ा पहलू है, बड़ा प्रभावशाली तथ्य है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन क्या है? बाजारूपन का मतलब है बाजार का ऐसा आकर्षण जो आपको फिजूल खर्ची करने पे मजबूर कर दे, ये बाजारूपन। बाजार का यह कार्य जो आपको मजबूर कर देता है, अपने आकर्षण से आपकी जेब ढीली करवा देता है, खर्चे बढ़वा देता है, उन वस्तुओं की ज़रूरत जबकि आपको उतनी नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। यह बाजार का जो कार्य है, यही बाजार का बाजारूपन। और बाजारूपन एक और चीज़ के अंतर्गत आता है। जब बाजार केवल अपने लाभ के लिए, अपने अधिक माल को आप तक पहुंचा देने के लिए, सप्लाई कर देने के लिए सारे कार्य करता है, आपको आकर्षित करता है, तो यही उसका बाजारूपन है। और ऐसा करने में वह आपसे अधिक मूल्य वसूल लेता है। मांग जितनी बढ़ेगी उसी तरीके से मुनाफा भी बढ़ जाएगा। ये बाजारूपन। वो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें वाजिब मूल्य पर, उचित मूल्य पर नहीं देता, बल्कि आप लोगों की मांग अधिक होने के कारण वो अपने दाम को बढ़ा करके और फिर वो आपको पेश करता है। ये बाजारूपन। और किस प्रकार का व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़रूरतों को समझता है, वो बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, क्योंकि वो उन्हीं वस्तुओं को लेगा जो उसके लिए परमावश्यक होंगी। तो यदि ऐसा करेगा तो वह बाजार कभी अपने सामानों का मूल्य अधिक करके आपको बेच नहीं पाएगा। हर व्यक्ति को उसके आवश्यकता की वस्तु उचित मूल्य पर और उचित स्थान पर प्राप्त हो जाएगी। कोई ठगेगा नहीं और बाजार सार्थक हो जाएगी। बाजार की सार्थकता है लोगों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को उचित मूल्य पर पहुंचा देना, ना कि उनको ठग लेना। बाजार तभी सार्थक होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? बाजार को एक अलग निगाह से देखा गया इस चौथे प्रश्न में। बाजार ये नहीं देखता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, स्त्री या पुरुष यानी किस लिंग के हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं रखता, बल्कि वो ये देखता है कि आप में खरीदने की शक्ति कितनी है। जितना आप खरीदने में अधिक समय देने वाले हैं, पूंजी खर्चा करने वाले हैं, बाजार आपको उतना ही अधिक महत्व देता है। तो ये कह रहे हैं एक तरह से वो समता, बराबरी का दर्जा दे रहा है, सबको एक निगाह से देखता है। ये गलत है। बाजार में आप किसी सामान को कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में खरीदेंगे तो उसका दाम आपको अधिक देना पड़ेगा, और उसी सामान को बहुतायत मात्रा में खरीदेंगे तो आपको उस कम खरीदने के औसत में कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिक मात्रा में खरीदार हैं। तो बाजार समता नहीं उपस्थित करता, वह केवल पैसे को देखता है। बाजार का उद्देश्य ही यह है कि वह जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं वह उनसे पैसा ले और अपने नए और नए एकदम अपडेट हुए सामानों को उनके लिए पेश कर दें। उदाहरण के तौर पे वही बाजार आपको एक मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करवाता है जिसमें फ़ोन आप कर सकते हैं, फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं, यानी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों है। इसके बाद में वो उसमें कहता है कि चलो एक और फ़ोन मेरा आया हुआ है जिसमें आप गाने सुन सकते हैं।
अब आपके लिए पहले वाला बेकार नज़र आएगा और दूसरा वाला अच्छा नज़र आएगा। कुछ दिन बीतता है तो उसमें कैमरे दे देता है। एक कैमरा दिया तो आप फ़ोटो खींचने लगे, एक और दिया और तो वो अपने प्राइस को बढ़ाता गया। इस तरह से उसने अपना मूल्य कम नहीं होने दिया, अपनी बाजार बरकरार रखी। तो आप का काम पहले वाले से चलता था, लेकिन दूसरे वाले में आपको कुछ अधिक सुविधाएं मिली, तो उसकी तरफ आप भागने लगे। तो इसलिए आप उधर जाएंगे। बाजार एक समता उपस्थित करता है केवल आर्थिक ढंग से, कि वो जाति पाति भेदभाव नहीं देखता केवल पैसे के आधार पे, लेकिन पैसे के आधार पे भी तो वो कैटेगरी कर रहा है ना। ये जो समता है वो समता केवल आर्थिक स्वरूप की। आपके पास पैसा है, आप किसी भी जाति धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं, वो आपको सामान्य उपलब्ध करवाएगा। समता है, लेकिन ये समता कदापि परिष्कृत नहीं, उत्कृष्ट नहीं। और हम आज इन 4 प्रश्नों के उत्तर को आपको बताए। 5वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख कीजिए जैसे जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। आप बहुत बार देख सकते हैं कि पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। जैसे कहीं आप किसी विशेष कार्य के लिए गए हुए हैं और कोई व्यक्ति उस पैसे के प्रभाव से अपना काम करवा ले, तो ये पैसे की शक्ति है। आप उसी सामान को लेने बाज़ार में जाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है, उस बाज़ार वाले को दाम बढ़ा करके देता है और वह उस सामान को लाकर उसके घर पे डिलीवर कर जाता है। ये एक तरीके से पैसे की शक्ति है। एक और चीज़ होती है, पैसे के प्रभाव से लोग स्वयं ही साथ देते भी हैं, यह भी एक फर्क है। और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, उसका उदाहरण देखिए। कुछ रोग इत्यादि ऐसे हैं जिन पर पैसे की पावर का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हो सकता। जैसे कैंसर का रोग है, तो वह किसी भी हाल में पैसे के दम पे जी पाना संभव नहीं है। वो अपना भाग्य है, वो अपनी उम्र है, और उसके होने के बाद एक निश्चित दिन तय हो जाता है और चारों तरफ से आदमी निराश होकर के सोच लेता है कि मौत की घड़ियों का इंतज़ार ही करो, बाकी अब इसको ठीक कर पाना संभव नहीं होगा। किसी ईमानदार अफसर के सामने आपके पैसे की शक्ति काम नहीं करेगी, और अगर सामने वाला बेईमान हुआ तो आपके पैसे की शक्ति पूरा काम करेगी। ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे समाज में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही।